तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएसएलआर एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि हम अभी पॉलिटी का चैप्टर कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम सब काफी चीजों को देख चुके हैं। बहुत ही डिटेल में हमने देखा था। 2 क्लासेस हमने उस पर ली थी, फिर हमने प्रीएम्बल पर 2 क्लासेस ली थी और उसको भी बहुत ही डिटेल में देखा था। और कल की क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रो अपना लिया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और बहुत ही एक हम कहें बेसिक्स चीजों को हमने शुरू किया था, बहुत डिटेल में हम नहीं गए। लेकिन आज हम थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास करेंगे और अंदर घुस के हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है, कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से इसकी योजना बनाई गई है, किसके किसके लिए होता है और क्या इसको बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, इन सभी बातों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और अगर जैसे आप पुराने पेपर वगैरह जो देखते हैं, तो जनरली आप क्या देखते हैं? जनरली आप ये देखते हैं कि आर्टिकल्स मैच कराने को आ जाता है, ठीक है? आर्टिकल्स वगैरह मैच कराने के लिए पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 24 को इससे मैच कराइए। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने एक अच्छे से स्टडी की है, तो वो तो बच्चों का खेल है। लेकिन आज का समय थोड़ा-सा बदल गया है। अब क्वेश्चन ना बहुत ही दार्शनिक रूप में पूछा जा रहा है, उसकी बेसिक फिलॉसफी को पूछा जा रहा है, उसके बीच अंदर घुस के उसकी बेसिक प्लानिंग क्या है, एकदम माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। और हाल फिलहाल के चाहे आप यूपीएससी के या किसी भी स्टेट पीसीएस के आप क्वेश्चन जब उठाते हैं, तो इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। वो कोई आर्टिकल्स, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, वो आपको पता होना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, उस पे क्वेश्चन आजकल बनते हैं। और आजकल जैसा आप देखते हैं कि कई सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है और उसमें से आपको 3 स्टेटमेंट पता है लेकिन चौथा स्टेटमेंट नहीं पता है। तो अगर आप क्या करोगे, या तो जय बजरंगबली हनुमान करोगे, या फिर छोड़ दोगे, या फिर कुछ और 50-50 कर लोगे और उसमें उसी तरीके से 50-50 आंसर्स के सही होने की संभावना रहेगी। तो नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसलिए बेसिक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भले ही हम सिर्फ प्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो मेन से कतई कम नहीं होगी, ठीक है? और हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरीके से है कि सिर्फ जो इश्यूज हैं, जो मेंस के लिए होते हैं, उनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बाकी जितने भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हैं या फिर पॉइंट्स हैं, उनको हम बताने का आपको यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन हम जैसे जो हमारा सिलेबस है, उसको हम कवर कर लेंगे, हमें मालूम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो इधर-उधर खिचड़ी करने से कुछ नहीं होता है कि इसको एक लाइन से 4-5 पॉइंट लिखवा दो, दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। उसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और यही कारण है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रो करने में या फिर प्रिएम्बल के बारे में जानने में हम थोड़ा हमने टाइम लिया और उसको डिटेल में किया है। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं। क्योंकि जब आप जाते हैं किसी एग्ज़ाम को देने के लिए पॉलिटी सेक्शन में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कुछ मिलता है ना, तो एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी से मिलता है और दूसरा फंडामेंटल राइट से मिलता है। और अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, तब तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि कोई भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन उठा लो, गवर्नेंस का क्वेश्चन उठा लो, कहीं न कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है। जैसे सबरीमाला का केस हो गया, सीएए का केस हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, अभी हाल फिलहाल में किसान एक्ट हो गया, उससे पहले हमारा एक और कुछ और बिल आए हुए थे, निजता का अधिकार आधार का आया था। कोई भी मुद्दा आप उठा लो, वो कहीं न कहीं से निकलता कहाँ से है? फंडामेंटल राइट से। इसलिए इसको हमको बहुत ही डिटेल में करना आवश्यक है, ठीक है? और आर्टिकल्स वाइज़ तो आप जान ही जाएँगे। जैसे इसमें जो 25 से 28 तक के आर्टिकल होते हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता से हैं। उसमें हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है इश्यूज़ में, क्योंकि उससे जुड़े हुए केवल हमारे पास इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं, भर-भर के इश्यूज़ हैं। राम मंदिर का मामला ही ले लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया, उसपे भी काफ़ी लोग अपने-अपने कमेंट करने लगे थे। तो बहुत से मामले हैं उसपे, ठीक है? कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ है, तो इस तरीके से देखते हुए उसको तो हम
इश्यूज में चलेंगे, लेकिन आर्टिकल वाइज तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक प्लानिंग क्या है, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट्स तो जरूर बना रहे हैं और अपनी नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको अपनी नोट्स ही काम आती है। अगर आपने अपनी रनिंग नोट्स बनाई है ना, तो आप जरूर ही उसको याद रखोगे। अगर आप किसी और की नोट्स देखने जा रहे हो तो शायद आपको याद नहीं रहेगा और वो पढ़ने में भी सरदर्द हो जाता है। लेकिन अपनी नोट्स ना वही होता है कि जब आप खाना बनाते हो, अगर अपने हाथ से आपने खाना बनाया है तो आपको बड़ा पसंद आता है, भले रोटी पूरी दिखा दी हो, चावल जला दिया हो, लेकिन अगर अपने हाथ से बनाया है और कोई उसकी बुराई कर दे तो बिल्कुल फिर तो आप सर पे चढ़ जाओगे। तो सेम यहाँ पे वही है, अगर आपने अपनी नोट्स बनाई है ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगी, क्योंकि आपने उसमें खुद की मेहनत की। और इसलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव रोल में है, लेकिन मेन लीडिंग एक्टर आप ही हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम आपको देना है, सफलता आपको प्राप्त करनी है, तो लीड रोल में आप हैं, हम बस सपोर्टिंग एक्टर हैं। तो आप अपनी नोट्स को बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसको दिया गया है और किस तरीके से इसकी योजना बनाई गई है, इन सभी बातों को हम आगे देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसको दिया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये डेडिकेटेड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने भर से तो हमारी कहानी खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ से तो हमारी कहानी बस शुरू हो रही है। और इस कहानी में क्या-क्या चीजें हमको करनी होंगी, इस पिक्चर को कवर करना है अगर हमें, तो क्या-क्या कवर करना होगा। सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा कि आखिर ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट। उसके बाद इसकी आवश्यकता ही क्यों है भाई, और उसके बाद में अगर आवश्यकता जान गए तो देंगे कैसे, नागरिकों को अगर आपको इसको देना है तो कैसे देंगे, और उसके बाद में जब आपने दे भी दिया और कुछ विवाद खड़ा हो गया, ठीक है, या सरकार ने उसमें कुछ कमी दे, पहले तो दे दिया फिर ले लिया, एक हाथ दे एक हाथ ले, तब उसके बाद में मुद्दों का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो मुद्दे जो हो जाते हैं वो तो हमारे घुस जाते हैं कहाँ पर, मेंस के पेपर में। लेकिन ये तीनों चीजें आपको ना प्री के लिए भी तैयार करनी है। तो हमारा जो फोकस रहेगा पहले व्हाट व्हाई हाउ पे रहेगा। इश्यूज को हम मेंस वाले उसमें कोर्स जब लॉन्च करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। और आप अपनी नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह क्वेरी है अगर, तो आप उसको चैट में भेज सकते हैं, और यहाँ पर आपकी वॉइस जो है वो म्यूट है, क्योंकि क्लास के बीच में अगर कोई बोलेगा तो फिर एक डिस्टरबेंस क्लास में क्रिएट हो जाएगा। एक फिजिकल क्लास जब होती है वहां पे तो चीजें हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर सभी लोग अलग अलग जगहों से बोलने लगेंगे आप लोग, तो फिर उसमें क्या दिक्कत होती है, फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ठीक है, और टॉपिक कहीं तक नहीं चला जाता है, और विद इन ड्यूरेशन हम कोर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, वहां से आपको आंसर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे अधिकार हैं, अगर इसमें सरकार ने कुछ भी कमी कर दी, ठीक है, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें सरकार ने कुछ भी कमी कर दी तो आप कुछ नहीं करोगे, बस सरकार का काम खींचते हुए आप सुप्रीम कोर्ट सीधे, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमारा ये अधिकार था, सरकार ने इसको खत्म करने का प्रयास किया है, सरकार को तुरंत नोटिस जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट। आप सर्वोच्च न्यायालय में सीधे के सीधे जा सकते हो, मतलब मनुष्य को या हमारे नागरिकों को कहीं, तो ये ज्यादातर हमारे नागरिकों के लिए ही है, तो हमारे नागरिकों के लिए कुछ ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकार जो बहुत ही आवश्यक है वो दिए गए हैं, और उसमें कोई कटौती या कमी नहीं की जा सकती है, कोई कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। और अगर ऐसा करने का प्रयास भी हो गया, अगर ऐसा करने का प्रयास भी हो गया तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप झारखंड में हैं, आप असम में हैं, महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। मतलब ऐसे अधिकारों की कटौती में आप सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। और अगर इसका उदाहरण आप देखें तो काफी उदाहरण भी हमको मिल जाते हैं, जैसे आईटी एक्ट जब आया है तो उसको
उसके विरोध में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उसके कुछ प्रावधानों को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। जैसे अगर कहीं किसी नेता को किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ कह दिया होता है, तो कहानी हो जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी वेस्ट बंगाल में भी देखने को कुछ समय पहले मिला था, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था, हमारे यूपी में भी देखने को मिला था, जब एक महिला शादी करने की बात करने लगी थी, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी से। तो इस तरीके से क्या होता है, समय-समय पर अगर कुछ अधिकारों में कोई कटौती करने के जो आपको अधिकार दिए गए हैं, कुछ भी बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर तुरंत खड़ी हो जाती है। आपको पूरा अधिकार है कि अपनी सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकें, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मूल अधिकारों में मूल का तात्पर्य है कि कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए, जो नागरिकों को मौलिक रूप से प्राप्त हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए सोने का ही अधिकार है, आपकी कहीं ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट आपकी लग गई है, आपको सोने का मन है, तो अगर आप सोना चाहें तो आप अड़ जाइए भैया, कि हमको सोना है, सोना हमारा अधिकार है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। हालाँकि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, अगर आपने उसको साइन कर रखे हैं तो आप फँस जाएँगे, ठीक है? अर्थात किसी भी हाल में उसमें कटौती या कमी नहीं की जा सकती है। और यदि ऐसा किया जाता है, तो नागरिक सीधे-सीधे बड़ी अदालतों, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में पहली ही नज़र में जा सकते हैं। आपको किसी अधीनस्थ न्यायालय वगैरह, जिला न्यायालय वगैरह में नहीं जाने की आवश्यकता है। आप सीधे के सीधे ऊपर जा सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गई बात किसकी? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ठीक है? क्लियर है आपको? ओके, ठीक, चलिए अब अधिकारों की बात करते हैं। अगर जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार ही है। बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिसमें मेन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, स्टेचुटरी लीगल अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स, और हाल फिलहाल का नागरिक अधिकार सिविल राइट्स या सिटीजन राइट्स, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, आखिर ये क्या है? क्या इनका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना है, या अगर उससे है तो किस तरीके से ये अलग है, समानता क्या है इसमें, उसको भी हम जानते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको देखते हुए चलते हैं, क्या है क्या नहीं। बात करते हैं सबसे पहले संवैधानिक अधिकारों की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। अब अभी जैसे हमने बात किया आपको कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डेडिकेटेड है किसको लेकर? फंडामेंटल राइट्स को, ओके, पार्ट 3 में दिया गया है। उसके बाद संविधान में तो इतने आर्टिकल्स हैं, इतने पार्ट्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो हर जगह जब कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से भी कुछ न कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है? वहां से भी आपको कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे अधिकार जो वहां पर दिए गए हैं, इसके फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो संविधान की तरफ से आपको दिए गए हैं, ऐसे अधिकार कहे जाते हैं संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है? और एक इसमें ये कंडीशन आ जाती है कि जैसे वहां पर क्या हो रहा था, आपका अधिकारों में कटौती कमी हो गई अगर, तो आप सीधे कहाँ पहुंच जा रहे थे? या तो सर्वोच्च न्यायालय चले जा रहे थे, या तो हाई कोर्ट में चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बात ये होगी कि यहाँ पर आप नीचे के न्यायालय में पहले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे के न्यायालय में। उसके बाद सीढ़ी चढ़ते हुए, अपील करते हुए 2 साल नीचे वाले बिताएंगे, 2 साल ऊपर वाले में, हो सकता है 10 साल नीचे वाले में, 10 साल ऊपर वाले में, 10 साल ऊपर वाले में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते-पहुंचते क्या होगा भगवान ही मालिक है, ठीक है? हो सकता है कि आपके बच्चे लड़ रहे हों। हमारे यहाँ तो ऐसी कहानी है, ठीक है? तो ऐसे न्याय अधिकार जो होते हैं, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे, वो हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं, और इनमें सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों में पहले जाते हैं, फिर वहां से सीढ़ी चढ़ते हुए, अपील करते हुए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जा सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। मूल अधिकारों के अलावा संविधान में वर्णित ऐसे अधिकार जो नागरिकों के पक्ष को मजबूत बनाते हैं, किंतु उसमें कटौती करने के बाद सीधे-सीधे उच्च न्यायालयों में, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं जाया जा सकता है, बल्कि
अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर उठते हुए अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अब अगर आपसे, वैसे तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया गया है कि आपको फंडामेंटल राइट्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डिफरेंस बताना हो, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं, आपको कोई दुविधा नहीं होने वाली है। यही बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको दिए गए। अब बताइए, जैसे हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले हमारी मैडम इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया। पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। खूब हल्ला, पहले मेक इन इंडिया की बातें होती थी, आजकल आत्मनिर्भर की बातें होती हैं, स्लोगन निकल निकल के आते रहते हैं, समय बदलता है, ठीक है। खैर वो सब तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन अब मान लीजिए उन्होंने बजट लाया और उन्होंने कह दिया कि आज से इन नागरिकों को इतने से इतने के बीच में जो नागरिक आ रहे हैं इनकम वाले, उनको 20% का टैक्स देना। चलिए ठीक है, संसद ने पास कर दिया। 3 महीने बाद मैडम को लगा कि यार ठीक से इनकम थोड़ा टैक्स बढ़ा देते। मैडम ने क्या किया, एक ऑर्डर और निकाला कि भाई इतने से इनकम, इतने बीच की इनकम वालों को अब 25% टैक्स देना होगा, 30% देना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कहानी? अब कहानी ये होगी कि क्या वहां पे उन्होंने संसद से कोई मंजूरी ली है क्या? नहीं ली है, ठीक है। तो वही यही अधिकार आपको मिलता है सर, इससे हमारे संवैधानिक अधिकार से, कि अगर कोई इस तरीके के ऊपर आपको कर ऊपर आपके ऊपर लगाना है तो पहले संसद से आप मंजूरी लीजिए। संसद में जब जाएंगे तो हो सकता है उसमें मंजूरी ना मिल पाए, तो इस तरीके से अनुच्छेद 265 के तहत किसी विधिक सत्ता के बिना कर नहीं लगाया जा सकता है, मतलब पहले अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए हमारे महाराष्ट्र के लोग काफी अपनी पॉलिटिक्स उसी से चमकाते रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भैया लोग यहाँ नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? भैया लोग। भैया लोग कौन हुए? यूपी बिहार वाले। बहुत लोग वहां पे जाते हैं, अब किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, लेकिन किस लिए जाते हैं? आमदनी के लिए जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, ठीक है। अब पैसा कमाने चले गए तो कैसे चले गए? क्योंकि आपको आर्टिकल 301 से ये अधिकार मिला है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में समागम करने का, वाणिज्य व्यापार करने का अधिकार है। आप बैठे हो इलाहाबाद में, आप भिलाई में फैक्ट्री खोलना चाहो खोल सकते हो, कोई रोक नहीं, ठीक है, बस नियम कानून से पालन करना, ठीक। तो इस तरीके के अधिकार आपको कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा, ठीक है। मतलब लोकसभा में और विधानसभा में लोगों को भेजना है, आपसे कोई पूछे ही ना, आपको कोई वोट देने को ना अधिकार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट निकाले कि हाँ भैया ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, उनको बैठा दिए, ठीक है। विधानसभा की बारी आई, अखिलेश यादव जी का एक लिस्ट निकाल दिए कि हम रामगोपाल वर्मा को इस समय बाहर कर रहे हैं, हम इसमें शिवपाल जी को ले रहे हैं, और मायावती अपनी लिस्ट निकाल दे, योगी आदित्यनाथ अपनी लिस्ट निकाल दें, और अब बिना इलेक्शन के बैठा लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको वयस्क मताधिकार के द्वारा वहां पे निर्वाचन होगा, और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये जो अधिकार आपको मिल रहा है वयस्क मताधिकार का, कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, ठीक है। तो हालांकि जो आप वोट देते हो ना, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर बस वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन होते हैं। आप वोट जो देते हो उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है, उस वोट के तहत आपको वोट, उस कानून के तहत आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं, जैसे आर्टिकल्स वगैरह जो आपको अधिकार दिए हैं अलग अलग जगहों पे, वो आपके क्या कहे जाते हैं? वो आपके कहे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आ जाते हैं सांविधिक अधिकार। अभी जैसे हमने कहा ना कि वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार आपको कैसे मिला? राइट टू वोट जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 लाया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि भाई उस समय पहले 33 साल के लोग पर वोट देते थे, बाद में राजीव गांधी जी ने उसको घटाया 18 साल किया, ठीक है। तो वो क्या किया गया कि इससे आपको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके के अधिकार जो कानून बनाकर आपको दिए जाएं, वो क्या कहे जाते हैं? लीगल राइट्स या सांविधिक अधिकार, ठीक है।
ये तो कहानी किसकी हो गई, ये हमारी हो गई सांविधिक अधिकारों की या लीगल राइट्स। अब अगली चीज आती है जो, वो आती है एक मानवाधिकार की। इसकी हमारे यहाँ बड़ी कहानी होती रहती है, ठीक है। कुछ भी होता है मानवाधिकार पे लोग काफी खड़े हो जाते हैं। कहीं जीप पलट गई और कोई मर गया तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं हमारा भी तो मानवाधिकार है। ये सब कहानी होती रहती है। तो मानवाधिकार क्या होते हैं, जो जन्मजात मनुष्य को प्राप्त, क्या है, जो जन्मजात मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और यह नागरिक हो, व्यक्ति हो, तड़ीपार हो, अप्रवासित हो, कहीं कोई भी व्यक्ति हो, सब किसी को इस प्रकार से यह प्राप्त होता है। ये एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्मजात अधिकार हैं, जो हर किसी को प्राप्त होना चाहिए और उसको शोषण से, किसी भी प्रकार के शोषण से उसको बचने के लिए ये दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे मानवाधिकार होते हैं। वहीं पे अगर हम मूल अधिकार और मानवाधिकार की बात अगर हम कर लेते हैं, मूल अधिकारों में और मानवाधिकारों में बेसिक डिफरेंस क्या जाता है, तो मूल अधिकार जो होते हैं वो सरकार आपको दे रही है, वो कृत्रिम एक तरीके से, ठीक है। और वो ऐसा बेसिकली क्या किया जाता है, मेनली वो अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। जैसे मेनली वो क्या किया जाता है, अपने नागरिकों को दिया जाता है। लेकिन जो मानवाधिकार हैं वो सभी के लिए हैं, हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। और यह जन्मजात होता है, यह जन्मजात होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। ऐसे अधिकार जो मनुष्य को प्राकृतिक रूप से सामाजिक आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के अनुरूप मानवीय जीवन जीने के लिए प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आप अगर पैदा हुए हो तो आपकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, वो नीड्स पूरी होनी चाहिए, ऐसे अधिकार आपके मानवाधिकार कहे जाते हैं। तो ये सारी बातें तो हो जाती है किसकी, मानवाधिकार वगैरह वही बातें हैं। यह प्राकृतिक जन्मजात होता है, नागरिक, व्यक्ति, अप्रवासित, तड़ीपार, राजनैतिक आश्रय प्राप्त करता सभी पर लागू होता है। मूल अधिकार यह जानबूझकर कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, अधिकतर नागरिकों पर लागू होता है, कुछ नागरिकों व व्यक्ति दोनों पर लागू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, नागरिकों पर ही लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाते हैं सिविल राइट्स या कहेंगे सिटीजन राइट्स पे हम आते हैं, ठीक है, नागरिक अधिकार वगैरह पे। अब नागरिक अधिकार पे अगर हम आते हैं तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। आप अगर अमेरिका जैसे देश में आज जब जाते हैं ना, तो वहां पे मूल अधिकारों की वैल्यू नहीं है। वहां पर मूल अधिकार से ज्यादा नागरिक अधिकार की वैल्यू होती है। क्यों होती है, जैसे मूल अधिकार वगैरह जितने भी अन्य अधिकार है उसमें क्या है कि राज्य का ये दायित्व होता है कि आपको सेवा प्रदान करे, ठीक है, आपको सेवा प्रदान करे, आपको वस्तु सेवा सब कुछ देती है, लेकिन उसमें संतुष्टि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई आप संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप हमारे देश में आ जाइए, किसी का पे रिवीजन नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, हमको रोजगार दो मोदी, रोजगार दो, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पर संतुष्टि नहीं है। लेकिन जब आप नागरिक अधिकारों की बात कर देते हैं, तो जब से अगर हम कहें 1980 से वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, इंडिया में तो 1991 में आया, वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी पैराडाइम जब से आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से ही इसका कॉन्सेप्ट आ गया अस्तित्व में, ठीक है। इसके बाद से ही क्या हुआ कि नागरिक को एज अ ग्राहक समझा जाए, कस्टमर समझा जाने लगा। और इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं कि नागरिक को वस्तु सेवा वगैरह तो देना ही देना है, साथ ही साथ उसको संतुष्टि भी देनी है। क्या देनी है, संतुष्टि भी देनी है, उसको कोई शिकायत ना रहे। आप ब्रिटेन जैसे, जहां पे मार्गरेट थैचर वगैरह ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, उसके बाद यूएसए में चले जाते हैं, तो ये सारे जो देश हैं, यहाँ पर ना कोई ग्राहक मतलब नागरिक वगैरह बनने में नहीं विश्वास रखता है, इनको सारी सुविधाएं चाहिए। ये कहते हैं भैया तुमको नागरिक मानो मानो, ग्राहक मान के हमको संतुष्टि दो, हमको सरकार की सुविधाएं दो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आज के समय में आता जा रहा है। तो सिविल राइट्स क्या होते हैं, ऐसे अधिकार जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के युग में
ग्राहक के रूप में नागरिकों के हित के लिए जो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसे हम द्वितीय पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं, नागरिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। क्या पहले कोई इतना पर्यावरण के बारे में सोचता था? कोई इतना समिट होता था? एक पहले 1971 में थोड़ा स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जाकर कहानी पटरी पाई, जब ओजोन परत क्षरण होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, पेरिस क्लाइमेट डील होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रष्टाचार पे कभी कोई ध्यान होता था? नहीं होता था कहीं पे। ठीक है, हर जगह यही भ्रष्टाचार रहता था। आप हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं, विदेशों में भी वही कहानी रहती है। आज के समय में थोड़ी कम है, थोड़ी कहीं ज्यादा है, बस ये कहानी है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर प्रकार की आपको सुविधा मिले, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेटेड हो आपकी सुविधाओं से, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, आपको भ्रष्टाचार मुक्त सेवा मिले। तो ये सारे अधिकार कहाँ पर आते हैं? ये सिविल राइट्स में आते हैं, जहां पर आपको हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। संतुष्टि को अन्य वे में ना ले, हर प्रकार से संतुष्ट अलग चीज होती है। चलिए, अब कहानी क्या जाती है? मूल अधिकार की योजना। मूल अधिकार की योजना मतलब मूल अधिकार की प्लानिंग कैसे की गई, कैसे इसको बनाया गया। अब मूल अधिकार तो देने थे नागरिकों को, हम आजाद हुए थे इसी कॉन्सेप्ट पे हुए थे कि हमको आजादी देनी। ठीक है, तो क्या क्या दिया जाए, ये प्रश्न आया कि क्या क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए, व्यक्ति राज्य पर कंट्रोल करेगा या राज्य व्यक्ति पर कंट्रोल करेगा, कार्यपालिका अधिक प्रभावी होगी या विधायिका अधिक प्रभावी होगी, या इन दोनों से ऊपर न्यायपालिका प्रभावी होगी। बहुत सारे प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना था, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर ही क्या है? मूल अधिकार की योजना, यानी मूल अधिकार की प्लानिंग, फंडामेंटल राइट्स की प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि प्लानिंग कैसे की गई। आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा हमको इतिहास में घुसना पड़ेगा। जब प्लानिंग करने की बात आती है तो हमारा संविधान कैसे बना है? हमारा संविधान तो ऐसे ही बना है ना, पहले हमने देखा कि कहाँ पे कब क्या हुआ है, उसके आधार पर ही हमने क्या किया, अपने लोगों को अधिकार दिए। कभी हम ब्रिटेन चले जाते थे, कभी हम चले जाते थे यूएसए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हम ब्रिटेन भी गए और यूएसए भी गए, दोनों जगहों पे हम गए। ब्रिटेन क्यों गए? 250 सालों से हम लोग की एकदम बैंड बजाए हुए थे वो लोग, तो उन्हीं से ज्यादा प्रभावित थे। यूएसए क्यों गए? यूएसए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी थी, इसलिए गए। जैसे अब तक हम जाते आ रहे थे, इसमें भी वहीं गए। तो जब हम सबसे पहले यूके जाते हैं ना, तो यूके में क्या हुआ वो जानते हैं। यूके में, अब जब आप जानते हैं, हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह तो अभी कवर किए नहीं हो, सब तो मेंस के लिए ही है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम करते हैं तो वहां पर क्या हम देखते हैं कि 16वीं सदी वगैरह में वहां पर औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और यूरोप में डार्क एज समाप्त हो गया था एक तरीके से, और पुनर्जागरण का समय कहा जाता था। लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया था, लोग अपने अधिकारों की मांग करते थे, लोग अपने अधिकारों की मांग करते थे। तो ब्रिटेन में भी राजशाही हुआ करती थी, यूनाइटेड किंगडम में भी थी राजशाही, और राजा लोग कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। हमारे यहाँ भी बहुत टैक्स लगाया जाता है, वहां भी खूब टैक्स लगाया जाता था। तो 1687 में वहां पर एक क्रांति हो जाती है, रिवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, जिसमें कहा जाता है पहले सुविधा दो फिर कर देंगे, नहीं नहीं देंगे, पहले सुविधा दोगे तभी कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले यूएसए में ये कहा गया, लेकिन यूएसए वालों ने भी एडॉप्ट कहाँ से किया था? वहीं ब्रिटेन से ही किया था। तो पहली बार ऐसी जो डिमांड की गई थी, वो कहाँ की गई थी? वो की गई थी 1687 में ही। ठीक है, ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स के रूप में इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। और जब वहां पे इस तरीके की बात हुई तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ। और जब हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह में देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि किस तरीके से वहां पर संसद वगैरह का गठन हुआ, और किस तरीके से प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट आया, फिर वहां से अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री कॉन्सेप्ट पहुंचा। तो वहां पे हम वो सब चीजें देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक संगठन राजशाही के विरुद्ध एक समझ लीजिए कुछ लोगों का एक समूह बना,
जो लोग विरोध कर रहे थे राजशाही का, इतना कर नहीं, हमको सुविधाएं दो, तो एक समूह जो बना, एक तरह से समझ लीजिए वही विधायिका बन गई, जैसे संसद बन गई, ठीक है, वही विधायिका और संसद बन गई। तो कुल मिलाकर कहा गया क्या कि वो संसद क्या कर रही थी, राजशाही से लोगों के लिए मांग कर रही थी। संसद क्या कर रही थी, राजशाही से लोगों के लिए मांग कर रही थी कि सुविधाएं दो हमारे नागरिकों को, ठीक है। तो लोगों के मन में द्वेष किसके प्रति होगा, किसके प्रति एकदम हेट भरा रहेगा उनके लिए, राजा के प्रति या उस संसद या विधायिका के प्रति? जाहिर सी बात है राजा के प्रति ही रहेगा, क्योंकि राजा उनको सुविधाएं नहीं दे रहा ना, ये संसद तो उनको डिमांड कर रही है भैया दो दो दो, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। तो क्या होगा कहानी, किसके प्रति वो लोग अगेंस्ट में रहेंगे, राजशाही के प्रति। तो वहां पे जो जनता थी वो किससे प्रति थी, वो संसद को तो अपना मानती थी, राजा को कहती थी ये हमारा नहीं है, ये राजा अपना आदमी नहीं है, ये संसद अपनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि संसद संप्रभु, मतलब संसद हमारे लिए काम करती है, संसद हमारे लिए कानून बनाती है। और तब से लेकर आज तक का दिन है, वहां पर हम कहते हैं ना कि अलिखित कानून है, उस अलिखित कानून का मतलब ही वही है कि वहां पर प्रथा परंपरा के अनुसार चीजें चलती हैं, और जो संसद वहां की है वो अधिक प्रभावी है, अधिक संप्रभु है, ठीक है। वो क्या है, अधिक प्रभावी है, अधिक संप्रभु है, वो कानून बनाती है। उसमें राजा का रोल नगण्य एक तरह से होता है, एक तरह से वहां पर भले हम कह सकते हैं स्टैम्प पेपर की तरह, ठीक है। और मेन काम क्या है, संसद वहां पर संप्रभु है, संसद ही कानून बनाती है, वहां पे जुडिशरी वगैरह के कॉन्सेप्ट भी इसीलिए नहीं है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट एक निकल के आता है, ठीक, ये सारी बातें होती हैं। ब्रिटेन के नागरिकों के मन में सिर्फ राजा के प्रति द्वेष था, विधायिका के प्रति नहीं था। बिल ऑफ राइट से आशय राजा की प्रताड़ना से नागरिकों को बचाना था, और यही कारण है कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वही बात अभी हमने जो की। अब चलते हैं यूएसए में। यूएसए में हम जाते हैं तो 1776 से यहाँ पर कहानी बन गई थी भाई, संविधान बनाएंगे संविधान बनाएंगे, 13 ब्लॉक साथ में आ गए थे। और यहाँ पर क्या हम बात किए थे कि यहाँ पर पहले ना यूएसए में यूरोप से बहुत लोग माइग्रेट हुए थे, जब पुनर्जागरण वगैरह औद्योगिकरण हुआ, तो यहाँ से यूरोप वाले बहुत वहां पे गए। जब यूरोप वाले जो बहुत गए तो यूरोप में मेनली ना उसमें दो एक खिलाड़ी हुआ करते थे, एक था ब्रिटेन, दूसरा था फ्रांस। एक था ब्रिटेन, दूसरा था फ्रांस। फ्रांस में क्या था कहानी कि फ्रांस में जो है वो विधायिका जो है ना, वो ज्यादा थोड़ी सी कहते से विधायिका और कार्यपालिका में कार्यपालिका थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी हुआ करती, ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट अमेरिका में भी पहुंचा। तो वहां पर क्या कहानी हुई कि वहां की जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने शुरू में तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया। वहां पर आप जब मूल संविधान में जाते हैं तो वहां पर मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे 89 में जब वो पहुंचे 1789 में, तो लगा कि हाँ संशोधन कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांस से भी सीखा और यहाँ से भी सीखा, कहाँ से, ब्रिटेन से भी सीखा, और इनसे भी आगे बढ़े वो। और उन्होंने क्या किया, विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका सबको अलग करते हुए तीनों को एक पृथककरण की नीति अपना ली कि विधायिका अलग रहेगी, कार्यपालिका अलग रहेगी, न्यायपालिका अलग रहेगी, तीनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और जनता को इन सभी के, चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, इनके शोषण से बचाने हो, इनके हरेसमेंट से बचाने के लिए न्यायपालिका को एक ऐसी शक्ति दी कि अगर विधायिका कार्यपालिका ऐसा कानून बना दे, विधायिका कार्यपालिका ऐसा कानून बना दे जो राज्य के नागरिकों के अधिकारों के अगेंस्ट में हो, तो आप उसको नल एंड वॉइड इमीडिएटली कर दो, उसको आप इमीडिएटली नल एंड वॉइड कर दो। तो एक तरीके से वहां पर यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स है वो राज्य के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देते हैं। वो क्या कर देते हैं, राज्य के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देते हैं कि राज्य वहां पर हावी नहीं होने पाता, बल्कि नागरिक राज्य पर हावी है, उसके किसी अधिकार में कमी कटौती नहीं की जा सकती। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा हमने यूएसए को भी पढ़ लिया, हमने यूके को भी पढ़ लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों की कॉपी देते हैं और हम लोग उसका बढ़िया वाला लिखते हैं, इसका बढ़िया वाला लिखते हैं और एकदम फर्स्ट आ जाते हैं।
बस यही चीज इन्होंने भी किया। जब हमारे यहाँ क्या हुआ, वहां के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स वगैरह शामिल कर लिया गया, तो जब हमारे यहाँ पहुंची कहानी, तो यूके मॉडल का इन्होंने क्या देखा कि संसद संप्रभु है, और यूएसए मॉडल में इन्होंने क्या देखा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का पृथक्करण है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तीनों अलग है। इन्होंने इसका भी उठाया, इसका भी उठाया और बना दिया भारत का संविधान मिक्स एकदम, ठीक है। और इन्होंने क्या कहे कि एक जो कॉन्सेप्ट दिया कि मूल अधिकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्रोत माना गया, और यूएसए में क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति राज्य को नियंत्रित करता है, और भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि आप प्रियम्बल को याद रखिए, प्रियम्बल में हमने क्या लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। क्या करना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इसलिए हमने कहीं कहीं पे संसद को संप्रभु रखा और कहीं कहीं पे न्यायपालिका को भी शक्तियां दी, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य पर और राज्य व्यक्ति पर परस्पर नियंत्रण करते हैं, एक बराबर की स्थिति इनमें बनी रहती है, कभी ये भारी कभी वो भारी, ठीक है। और निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कर। तो ये तो कहानी हो गई, और वही सारी बातें अभी हमने जो डिस्कस की वो यहाँ पर लिखी हुई। मूल अधिकार का ब्रिटिश प्रतिमान ऐसी विचारधारा पर आधारित है कि नागरिकों को कार्यपालिका के अतिक्रमण से, मतलब राजा से बचाना था वहां पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु होती है, वह नागरिक हितैषी होती है, और ब्रिटिश संसद ने इसे साबित भी किया है। अब भाई 1687 से लेकर आज 2021 आ गया, तब तक ऐसा चल रहा है, तो मतलब साबित ही किया है, नहीं तो वहां पर भी विरोध शुरू हो गया होता। जबकि अमेरिकी प्रतिमान में कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों से ही नागरिकों को बचाने का कार्य किया जाता है। इसी वजह से न्यायपालिका को मूल अधिकार के संदर्भ में संप्रभु शक्तियां दी गई, और यही कॉन्सेप्ट हमने भी लिया है। हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान का मूल अधिकारों का, अभी हमने बात की ना कि मूल अधिकारों की कमी या कटौती में हम कहाँ जा सकते हैं? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं ना, वो यहीं से है, वो यहीं से है। चलिए, अमेरिका के संविधान निर्माताओं के सामने यह पक्ष अधिक प्रभावी था कि सत्ता का केंद्रीकरण न हो और किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति निर्वाध शक्तियों को लेकर चलता है, और अमेरिका में राज्य को झुकना पड़ता है। हमने वही भी बात की कि राज्य को कौन कंट्रोल करता है? व्यक्ति कंट्रोल करता है, ठीक है। भारत में ब्रिटिश प्रतिमान और अमेरिकी प्रतिमान के सम्मिश्रित रूप को लिया गया है। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे लिया गया है। थोड़ा सा हम आते हैं आर्टिकल 13 में, ठीक है। अभी तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आर्टिकल 13 को देखते हैं। अगर आर्टिकल 13 ये कहता है कि अभी हमने जैसे कहा ना कि संसद अगर कोई ऐसा कानून बना दे कि जो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की कटौती करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उस एक्ट को तुरंत समाप्त कर देती है। और ये कहां से है? ये अमेरिका जैसा है कि नहीं है? अमेरिका में यही पावर सुप्रीम कोर्ट का है, और सेम यही चीज हमारे आर्टिकल 13 में भी सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। तो यहाँ से यूएसए के बराबर हो गया। उसके बाद 1978 में जब मोरारजी सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था आपातकाल के बाद में। 42वां आपातकाल में हुआ था, 44वां इस समय हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार होता था, उसको सांविधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक तरीके से नागरिक के अधिकारों में कटौती की गई ना, किसके द्वारा की गई? संसद के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया? संसद सर्वोच्च हो गया, और संसद सर्वोच्च कहाँ पे होती है? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च थी, और यहाँ पर इसने कुछ किया भी नहीं, मीन्स यहाँ पर संसद संप्रभु हो गई। और जब संसद संप्रभु होती है, मतलब संप्रभु का मतलब हम समझ चुके हैं, सर्वोच्च, कोई दबाव नहीं। तो वहां पर कहानी किसकी हो जाती है? यूके मॉडल। तो यहाँ पर कहानी किसकी होती है? यूएसए मॉडल की। और यहाँ पर कहानी हो जाती है किसकी? यूके मॉडल की। इसी तरह से जब थोड़ा बहुत न्यायपालिका से कभी कभी विवाद हुआ करता था, तो 9वीं सूची एक बनाई गई। 9वीं सूची में क्या किया गया? जब भी सरकार को लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई संशोधन ना कर सके, तो वो क्या करती है? उस लॉ को उसमें डाल देती है, और 9वीं सूची में जाते ही वो ऐसा बैरियर बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय उसका पुनर्वलोकन नहीं कर सकता, उसकी जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकती है, ठीक है।
जुडिशियल रिव्यू उसका पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि समय समय के साथ न्यायपालिका ने अपने आप को सक्रिय किया है और केशवानंद भारती केस तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसका भी रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले के जो मामले हैं वो रिव्यू नहीं हुए। तो यहाँ से भी कौन संप्रभु हो जाता है, यहाँ से भी संसद संप्रभु हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे 42nd अमेंडमेंट में मूल कर्तव्य डाले गए थे, वो भी कहीं न कहीं मूल कर्तव्य जो होते हैं मूल अधिकारों पर एक तरह से कमी लाते हैं, इसलिए यहाँ भी संसद संप्रभुता देखने को मिलती है। और इस तरीके से अगर हम कहें तो ओवरऑल आपसे अगर कहा जाए कि भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके किसके कॉम्बिनेशन है, तो वो किसके किसके कॉम्बिनेशन है, यूएसए मॉडल के और यूके मॉडल का कॉम्बिनेशन है, दोनों यहाँ पर अपनाया गया है। और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर हुए आप और भी क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बारी आती है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स वगैरह की, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। आज के पार्ट लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई क्वेरीज हो रही हैं, तो आप चैट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्लास के खत्म होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, वहां से आप इसको रिकॉर्ड लेक्चर भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, फीस आपको सिर्फ 999 ही देनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।